नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात इलेक्शन 2022, देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ा कानून। बीजेपी ने संकल्प पत्र में किया यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू करने का वादा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। आम नागरिकों, छात्रों के अलावा और बुजुर्गों और महिलाओं तक के लिए तमाम योजनाओं के साथ साथ देश विरोधी तत्वों के लिए कड़े कानून सहित मंदिरों तक के पुनरुद्धार की योजना को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। गुजरात को हिंदुत्व की सफल प्रयोगशाला माना जाता है, इसलिए बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को गुजरात में फिर से आगे बढ़ाया है। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर केदारनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की तर्ज पर गुजरात के तमाम मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 1000 करोड़ के बजट का प्रावधान अपने संकल्प पत्र में किया। बीजेपी के एजेंडे में गुजरात के मंदिरों का पुनरुद्धार, उन्हें भव्य और दिव्य रूप देने का संकल्प जताया है। बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं कि इस बजट को जरूरत के मुताबिक और भी ज्यादा किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शराब का धंधा छोड़ने वालों को 1 लाख रुपए देगी बिहार सरकार। सीएम नीतीश ने नशा मुक्ति दिवस पर किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार में आज नशा मुक्ति दिवस मनाया गया था। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार सरकार शराब का धंधा छोड़ने वालों को 1 लाख रुपए जीविकोपार्जन के लिए देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केवल शराब ही नहीं बल्कि ताड़ी बेचने वालों पर भी ये स्कीम लागू होगी, और अगर वो ताड़ी का धंधा छोड़कर नीरा बनाने का धंधा करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शराब के मामलों में गिरफ्तारी तो होती रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो रही है जो शराब पीते हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में उनकी गिरफ्तारी कम हो रही है जो शराब का धंधा करते हैं। नीतीश कुमार ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि असली धंधेबाज कहां पकड़ा जाता है, वो तो बाहर नहीं निकलता है, गरीब लोगों को बाहर भेजकर होम डिलीवरी कराता है। गरीब गुरबा को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो गरीब थोड़ा बहुत शराब या ताड़ी बेचते हैं उनके लिए हम ये स्कीम लेकर आए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आफताब को 13 दिन की न्यायिक हिरासत। जब श्रद्धा के टुकड़े फ्रीज में रखे थे तब साइकोलॉजिस्ट को डेट किया, घर भी लाया। जी हां दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा की हत्या के बाद आरोपी आफताब ने एक डॉक्टर को डेट किया था। वह डेटिंग ऐप बबल के जरिए इस लड़की से मिला और उसे तब अपने घर बुलाया था जब श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रीज में ही रखे थे। दिल्ली पुलिस ने उस लड़की की पहचान कर ली है। वह पेशे से साइकोलॉजिस्ट है। आफताब और श्रद्धा भी बबल ऐप पर ही मिले थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आफताब को कोर्ट ने 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले आफताब को अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के एक अदालत में उसकी पेशी की गई थी। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सगरप्रीत हुड्डा ने दिल्ली पुलिस से मजिस्ट्रेट से अपील की थी कि आरोपी की पेशी अस्पताल से ही की जाए। वहीं दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के खिलाफ अहम सबूत मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोरेंसिक जांच में पता चला है कि जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही है। उनका डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। अब पुलिस को रिपोर्ट्स का इंतजार है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा ने कहा है कि अभी तक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पीड़ित के पार्ट्स की नहीं मिली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यदि आप गंदी राजनीति चाहते हैं तो केजरीवाल ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए गुजरात में की वोट की अपील। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एक चुनावी रैली के दौरान भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को आतंकवाद का समर्थक बताते हुए एक वीडियो साझा किया और खुद को भाजपा के गाली और गुंडागर्दी की राजनीति के खिलाफ खड़े होने वाला व्यक्ति बताया। पंजाब में इस साल की शुरुआत में अपनी जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीजेपी को चुनौती देने के लिए जोरदार अभियान चलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा कि अगर गंदी गाली गलौच चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए तो इनको वोट दे देना। अगर स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें चाहिए तो मुझे वोट दे देना। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किए वीडियोस में लिखा था कि यह जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी गुजरात में 27 साल से सत्ता में है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का 13 साल का मुख्यमंत्री काल भी शामिल है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में एक पूर्व टीवी न्यूज एंकर असुद्दीन गढ़वी को पिच करते हुए केजरीवाल ने गुजरात में विकास की बात करने के अलावा बीजेपी के कोर हिंदुत्व मतदाता से नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की फोटो जैसी मांगों के साथ वोट की अपील की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
जोश जोश में इंसान कुछ भी बोल देता है। रमीज राजा के बयान के बाद ट्विटर पर आई मीम्स की बाढ़, पीसीबी अध्यक्ष की जमकर उड़ी खिल्ली। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी प्रतिस्पर्धा मिलती है। दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, जिसके कारण कट्टर प्रतिद्वंदियों के बीच 2013 से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच अब प्रतिष्ठित टूर्नामेंट वनडे वर्ल्ड कप और एशिया कप को लेकर बहस छिड़ी हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह के बयान के बाद आई रमीज राजा की प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल आने वाले एशिया कप में पाकिस्तान के पास मेजबानी करने का अधिकार है, लेकिन जय शाह ने इस बारे में बात की और कहा कि यदि एशिया कप पाकिस्तान में होता है तो भारत वहां नहीं जाएगा। इस बयान के बाद 25 नवंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने बड़ा पलटवार किया। उन्होंने अपने बयान में साफ किया कि यदि टीम इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकती तो 2023 वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी। पीसीबी अध्यक्ष के बयान के बाद ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई। प्रशंसकों ने रमीज राजा का जमकर मजाक उड़ाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गहलोत पायलट विवाद में एमपी के गृह मंत्री की एंट्री। नरोत्तम बोले, सचिन राजस्थान का बड़ा चेहरा, सोनिया राहुल तय करे गद्दार कौन। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सीनियर लीडर सचिन पायलट विवादों में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की एंट्री हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा सचिन पायलट के बारे में बोले कि वे राजस्थान का बड़ा चेहरा है। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही तय करे कि राजस्थान में गद्दार कौन है। गृह मंत्री ने बातों ही बातों में सीएम गहलोत पर भी हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के दौरान राजस्थान में मचे घमासान को लेकर उन्होंने गहलोत को घेरा और पायलट का समर्थन किया। ऐसे में एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी विवाद के बहाने पायलट को अपनी तरफ खींच सकती है और मध्य प्रदेश के सीनियर बीजेपी नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले जयराम रमेश, कहा राजनीति में भक्ति जहर के माफिक, संविधान के प्रावधानों को किया जा रहा कमजोर। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के 80वें दिन यात्रा बड़वाहा विधानसभा से होते हुए महेश्वर विधानसभा में पहुंची और मोटर टक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम मनिहार में एक खेत में बने विश्राम कैंप में राहुल गांधी ने दिन का भोजन और विश्राम किया। यात्रा दोपहर करीब 3:30 बजे बलवाड़ा में महू रवाना हो जाएगी। यहाँ राहुल गांधी बाबा अंबेडकर की जन्मस्थली पर बने स्मारक के दर्शन करेंगे। इसी बीच मनिहार के कैंप में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की, जिसमें जाने माने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, महेश्वर विधायक विजय लक्ष्मी साधो और देवाशीष थे। दोस्तों, प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा कि संविधान सभा में कांग्रेस की अहम भूमिका है। बीजेपी संविधान नहीं आरएसएस की विचारधारा पर चल रही है, जिसने विपक्ष के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। वे आज संविधान दिवस मना रहे हैं। आरएसएस और हिंदू महासभा ने कभी भी संविधान को नहीं स्वीकारा है, ना ही इसकी भूमिका की है। बाबा साहब ने अपने भाषण में खुद कहा था कि बिना कांग्रेस के संविधान का मसौदा पास नहीं हो सकता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में फीफा वर्ल्ड कप की जबरदस्त दीवानगी, मुस्लिम संगठन ने इसे बताया गैर इस्लामिक। जी हां दोस्तों, कतर में फीफा विश्व कप 2022 की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। फुटबॉल के महाकुंभ में पूरी दुनिया डुबकी लगाती दिख रही है। भारत में फीफा का खुमार छाया हुआ है। केरल में तो इसके कुछ ज्यादा ही दीवाने देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में केरल से एक खबर आई थी कि यहाँ फीफा विश्व कप को देखने के लिए गाँव वालों ने 23 लाख का मकान खरीदा। इस मकान को उन्होंने स्टेडियम की तरह सजाया। फीफा में शामिल सभी देशों के झंडे लगाए और फुटबॉल स्टार लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्ट्रेट भी लगाई। ऐसा न जाने कितनी खबरें सामने आई है। युवाओं में फीफा को लेकर इस तरह की दीवानगी का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। समस्त केरल जेम अशतुल मुतमा समिति ने फुटबॉल के प्रति इस तरह के प्यार को घातक बताया। संस्था के अध्यक्ष नजर फेजी गुडाथी ने अर्जेंटीना के लियोन मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ब्राजील के नेमार जूनियर के कटआउट पर फुटबॉल प्रशंसकों द्वारा इतना पैसा खर्च करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कतर में खेलों के कारण छात्रों की पढ़ाई में रुचि कम हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे गैर इस्लामिक भी बताया। उन्होंने कहा कि फुटबॉल के अपने फेवरेट खिलाड़ियों का कटआउट लगाकर उनकी पूजा करना इस्लाम के खिलाफ है। खुतबा समिति ने फीफा विश्व कप में हिस्सा लेने वाली टीमों के समर्थन में झंडे लगाने को भी गलत बताया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऐप स्टोर से ट्विटर को बैन किया तो अपना स्मार्टफोन बनाऊंगा, रिव्यू के बीच बोले एलन मस्क।
जी हां दोस्तों, एप्पल और गूगल ऐप स्टोर टीमों की ओर से ट्विटर का रिव्यू करने पर फिक्रमंद ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने शनिवार को कहा कि वह एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइसों के साथ कंपटीशन करने के लिए वैकल्पिक स्मार्टफोन का उत्पादन करेंगे। ट्विटर अब एप्पल और गूगल दोनों ऐप स्टोर्स द्वारा कड़ी जांच का सामना कर रहा है और मस्क को चिंता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को ऐप स्टोर से हटाया जा सकता है। यह सब तब शुरू हुआ जब एक यूजर ने ट्वीट किया, अगर एप्पल और गूगल अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को बूट कर दे तो एलन मस्क को अपना स्मार्टफोन बनाना चाहिए। आधा देश खुशी से पक्षपाती स्नूपिंग आईफोन और एंड्रॉयड को छोड़ देगा। व्यक्ति मंगल ग्रह पर रॉकेट बनाता है, एक छोटा सा स्मार्टफोन आसान होना चाहिए ना। मस्क ने जवाब दिया, मैं निश्चित रूप से आशा करता हूं कि यह उस पर नहीं आएगा, लेकिन हां, अगर कोई अन्य विकल्प नहीं है तो मैं एक वैकल्पिक फोन बना डालूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले का निधन। पुणे के अस्पताल में 18 दिन से भर्ती थे, आज होगा अंतिम संस्कार। जी हां दोस्तों, दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो पिछले 18 दिनों से हॉस्पिटलाइज थे। उनकी हालत बुधवार से ही नाजुक बनी हुई थी और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। इस दौरान उनकी मौत की अफवाह भी उड़ी, जिसका परिवार ने खंडन किया था। दोस्तों शुक्रवार को उनकी हालत में कुछ सुधार भी हुआ था, लेकिन मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से शनिवार दोपहर को उनका निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर पुणे के बाल गंधर्व रंग मंदिर में रखा गया। अंतिम संस्कार आज शाम 6 बजे वैकुंठ शमशान भूमि में होगा। दोस्तों विक्रम गोखले मराठी थिएटर, हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में काफी एक्टिव थे। वो फिल्म एक्टर चंद्रकांता गोखले के बेटे थे। विक्रम गोखले की दादी कमलाबाई गोखले इंडियन सिनेमा की पहली फीमेल चाइल्ड आर्टिस्ट। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 800 अधिकारियों के बाद भी ईडी की चार्जशीट पर मनीष सिसोदिया का तंज। जी हां दोस्तों, दिल्ली के शराब घोटाले मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नहीं बनाया। ईडी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर अब मनीष सिसोदिया ने तंज कसा है। उन्होंने शनिवार को इसे लेकर एक ट्वीट किया। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे लिए यह बेहद गर्व की बात है कि इनकी तमाम साजिशों और झूठी एफआईआर्स के बाद भी ये मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। 800 अफसरों की टीम ने 500 जगह रेड कर जो चार्जशीट बनाई है उसमें मेरा नाम नहीं है। सीबीआई और ईडी की चार्जशीट ने साबित कर दिया कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईडी की चार्जशीट को लेकर मनीष सिसोदिया से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ईडी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। शिक्षा क्रांति से दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले मनीष जी को झूठे केस में फंसाने के लिए क्या मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए? अच्छा काम करने वालों को जेल में डालने से क्या देश आगे बढ़ेगा? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन को नहीं मिलेगा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेल में खाना। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया झटका। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल के अंदर दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की एक कोर्ट ने झटका मिला है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने धार्मिक उपवास के अनुसार जेल में खाना उपलब्ध कराने वाली जैन की याचिका को ठुकरा दिया। याचिका में जैन ने उन्हें पारंपरिक भोजन देने की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि उन्हें सब्जियां, फल और मेवे दिए जाएं। याचिका में आम आदमी पार्टी के मंत्री ने कहा था कि जेल में उन्हें कुछ भी मुहैया नहीं कराया जा रहा, उन्हें सही खाना भी नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ जेल से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी मंत्री जैन ने याचिका में जैन आहार और मंदिर देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि वे बिना मंदिर गए नियमित भोजन नहीं करते हैं, रोज पहले मंदिर जाते हैं, इसके बाद ही कुछ खाते हैं। उन्होंने बताया कि वे उपवास में आहार के रूप में फल और सलाद लेते हैं। मंदिर गए बिना पके हुए भोजन नहीं करने की धार्मिक परंपरा का पालन करते हैं। इसके चलते जेल में पके हुए भोजन, अनाज और दूध उत्पादों का सेवन नहीं कर रहे। पिछले 2 दिन से उन्हें आहार के रूप में फल और सलाद नहीं दिया जा रहा है, इससे उन्हें परेशानी हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा, योगेंद्र यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर दिया बयान। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश का मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। जो चुप्पी और डर का माहौल था वह अब टूट रहा है और जब जनता का डर टूटता है तो कुर्सी वालों को डर लगने लगता है। योगेंद्र यादव से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या बीजेपी के डर से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर मुड़ गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इस सब से बीजेपी डर गई है। बीजेपी में बौखलाहट है, उसे समझ नहीं आ रहा कि बहती नदी को कैसे रोके। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई तब यह एक विचार रथ था जो बाद में धारा बनी और
और अब एक नदी का रूप ले रही है और इस नदी के बहाव को बीजेपी कैसे रोके उन्हें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वह रोज नए नए उठपटांग काम करती है। यादव ने कहा कि राहुल गांधी तो सामान्य काम कर रहे हैं, नांदेड़ में गुरुद्वारा था तो वह गुरुद्वारे गए, कल को किसी चर्च में जाना होगा तो वह वहां जाएंगे। एक सामान्य भारतीय नागरिक यही करता है, दिक्कत तो उनको है जिनके चश्मे में एक ही चीज नजर आती है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश का मिजाज बदलना शुरू कर दिया, जनता का मूड बदलना शुरू हो रहा है। आज से 2.5 महीने पहले जो चुप्पी, अकेलेपन और डर का माहौल था वो अब टूट रहा है। ऐसे में बीजेपी को अब डर लगने लग रहा है, इस वजह से वे तरह तरह के झूठे आरोप भारत जोड़ो यात्रा पर लगाती जा रही है जिनके कोई सर पैर नहीं है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। 2 दिन में अमेजन का दूसरा बड़ा फैसला, एडटेक के बाद अब इंडिया में अपना फूड डिलीवरी बिजनेस बंद करेगी कंपनी, 29 दिसंबर से नहीं मिलेगी सर्विस। जी हां दोस्तों, दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने इंडिया में एडटेक बिजनेस के बाद अब अपने फूड डिलीवरी बिजनेस को भी बंद करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजन ने शुक्रवार को अपने रेस्टोरेंट पार्टनर से कहा कि वो 29 दिसंबर से अपने फूड डिलीवरी सर्विस को बंद कर देगा। अमेजन ने फूड डिलीवरी बिजनेस को मई 2020 में शुरू किया था। अमेजन ने अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स को मेल कर इस बात की जानकारी दी है। इस मेल में अमेजन ने कहा कि इस फैसले का मतलब है कि इस तारीख के बाद अब आपको अमेजन फूड के जरिए ग्राहकों से ऑर्डर नहीं मिलेंगे, हालांकि आपको आखिरी तारीख से पहले तक ऑर्डर मिलते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप उन ऑर्डर्स को पूरा करते रहेंगे। अमेजन ने अपने रेस्टोरेंट पार्टनर से वादा किया कि वो उनके पेमेंट्स और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को समय पर पूरा कर देगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रेस्टोरेंट्स के पास अमेजन के सभी टूल और रिपोर्ट्स का एक्सेस 31 जनवरी 2023 तक होगा। कंपनी किसी भी कंप्लायंस रिलेटेड इशू के लिए आने वाले साल के 31 मार्च तक सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा ओडीआई मुकाबला, जानिए कब कहां कैसे देख पाएंगे। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को यानी कि आज हैमिल्टन के सेडान पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। शुक्रवार को ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया था। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। जहां एक तरफ न्यूजीलैंड को सीरीज जीतने के लिए सिर्फ 1 मैच जीतना है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम को सीरीज जीतने के लिए बाकी के बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। दोनों टीमों के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए भारत के मुकाबले न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऑकलैंड वनडे में भारत से 307 रनों का लक्ष्य मिलने के बावजूद न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 17 गेंदें बाकी रहते हुए मैच जीत लिया था। टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर के सामने पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुआ। वहीं दोस्तों बात करें कि इस मैच को आप कब कहां कैसे देख पाएंगे, तो दोस्तों मैच सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा। 7 बजे से आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं क्योंकि 6:30 बजे टॉस हो जाएगा। अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो आप इसे दूरदर्शन यानी कि डीडी स्पोर्ट पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस मैच को अपने मोबाइल फोन पर देखना चाहते हैं तो आपको अमेजन प्राइम वीडियोस का सहारा लेना होगा। यहां पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप अपने खुद के मोबाइल फोन पर देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों समय समय पर हम हमारे चैनल के माध्यम से भी मैच से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचाते रहते हैं आप तक, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर भी आपको तमाम जानकारियां मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर, वह जल्द ही बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री होगी, ममता बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जैसे उन्होंने नंदीग्राम में ममता को हराया था वैसे ही आगे भी हराएंगे। दरअसल उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय को लेकर बीजेपी की ओर से आयोजित एक जनसभा के बाद उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी का समय खत्म हो गया है, वह जल्द ही पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री होगी। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने एक बैठक में कहा था कि वह मेरा नाम भी नहीं लेना चाहती और मैंने पश्चिम बंगाल के लिए फंड रोकने के लिए केंद्र को लिखा है। अब वह कहती है कि मैं एक स्नेही भाई की तरह था। शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को सीएम ममता बनर्जी से हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करार दिया था। इस दौरान शुभेंदु के साथ विधायक अग्निमित्रा पॉल, अशोक लाहिड़ी
और मनोज तिग्गा भी साथ थे। दोनों नेताओं की इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋचा चड्ढा को सपोर्ट कर निशाने पर आया मामा अर्थ। बायकॉट के बाद कंपनी ने मांगी माफी। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा की टिप्पणी के समर्थन में उतरा ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी मामा अर्थ अब लोगों के निशाने पर आ गया है। ट्विटर पर हैशटैग बायकॉट मामा अर्थ ट्रेड कर रहा है। लोग इस ब्यूटी ब्रांड को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। ऋचा चड्ढा को सपोर्ट करना कंपनी को भारी पड़ गया। बढ़ते विरोध को देखते हुए कंपनी ने माफी मांग ली है। कंपनी की तरफ से एक माफीनामा भी पोस्ट किया गया। मामा अर्थ की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि ट्विटर पर किसी के भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी से कंपनी आहत है और माफी मांगती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।